अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, फौज में जाति का क्या काम? अब तक लोगों को पता भी नहीं था कि फौज में जाति भी पूछी जाती है, क्योंकि इंडियन आर्मी में रिजर्वेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए जाति व्यवस्था कभी इस तरह से चर्चा में नहीं आई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और संजय सिंह ने एक ट्वीट करके इस पूरे मामले पर आज एक बड़ा बितंडा खड़ा किया। उस ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट लगाया गया जिसमें इंडियन आर्मी में अग्निवीर के लिए जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उसमें जाति पूछी गई है अभ्यर्थियों की। इस मसले को लेकर आज पूरे दिन विवाद हुआ। आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहन भाइयों, फौज में जाति का क्या काम? होना भी नहीं चाहिए। फौज भारत की संप्रभुता के लिए लड़ती है। फौज इस देश की रखवाली करती है। फौज हमारे देश की सीमा की वो प्रहरी है जो इस देश के सम्मान को अक्षुण्य रखती है। फौज का सम्मान सर्वोच्च है। उसको कभी जाति, पंथ, मजहब, धर्म, संप्रदाय से देखा ही नहीं जाना चाहिए। फौज बहुत ऊपर है। जब कोई फौजी सेना के भीतर जाता है तो उसे पता होता है कि इस काम में, इस महान कार्य में, अपने देश की रक्षा में उसे अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़ सकते हैं, और करते भी हैं। शायद ही कोई महीना गुजरता हो जब हम ऐसी न सुनते हो कि किसी न किसी फ्रंट पर हमारे कोई न कोई जवान, अफसर शहीद होते हैं। कभी उनकी जाति नहीं देखी जाती। इस देश की मिट्टी के लिए किसी ने भी अगर अपना खून का एक बूंद भी बहाया है तो हमारे लिए महान है, इस देश के लिए महान है, और हम सब भारतवासियों पर उसका बड़ा परोपकार है। सेना में होना ही अपने आप में गर्व का उन्मुख है। गर्व का एहसास कराता है भारत की सेना में काम करना, और गर्व को इसको महसूस करने की आवश्यकता है। ऑलिव ग्रीन वर्दी पहनने के बाद, मिलिट्री पहनने के बाद, जो उस वर्दी को पहनने के बाद जो इस तरह से रोम रोम सिहर उठता है और जो फीलिंग आती है, उसको बहनों भाइयों वही समझ सकता है जिसने उस वर्दी को धारण किया। मोर्चे पर लड़ रहे हमारे जवान देश की सीमाओं को अक्षुण्य रखने के लिए कभी ये सोचते नहीं कि उनके पीछे कौन है। परिवार के बारे में नहीं सोचते, माता पिता के बारे में नहीं सोचते, दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचते। देश के लिए लड़ते हैं, यूनिट के लिए लड़ते हैं, बटालियन के लिए लड़ते हैं, ब्रिगेड के लिए लड़ते हैं, और अपनी रेजिमेंट की इज्जत के लिए लड़ते हैं, इस देश की इज्जत के लिए लड़ते हैं। जाति का क्या काम? जाति और पंथ के नाम पर रेजिमेंट बनाए गए पहले की चली आ रही परंपराएं रही हैं, लेकिन सेना में जाति का कोई धर्म का जाति पूछी ही नहीं जानी चाहिए। मोर्चे पर लड़ रहा जवान इस देश की मिट्टी को बचाने की, इसकी देश की मिट्टी की इज्जत के लिए सर्वस्व कुर्बान करने वाला व्यक्ति है। उस क्षण को आप महसूस नहीं कर सकते हैं जब सामने युद्ध चल रहा हो और दुश्मन सामने हो, आमने सामने की फायरिंग चल रही हो, और अपनी मिट्टी की इज्जत को बचाए रखने के लिए जवान और अफसर अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हो। उसकी कल्पना ही अलग है बहनों भाई। ये जज्बा, ये जुनून, जब आपको पता है कि सामने मारे जा सकते हैं या मरने वाले हैं, उसके बावजूद जज्बा लड़ने का है, जज्बा जुनून का है, जज्बा इस देश को बचाए रखने का है। उस व्यक्ति की, उस अफसर के, उस जवान की वीरता के और उसके मेंटल स्टेटस को समझिए, मन स्थिति को समझिए, उनकी मन की एकाग्रता को समझिए कि जिस आदमी के सामने मौत खड़ी है फिर भी डट कर आंख से आंख मिलाकर गोली से गोली मुकाबला कर रहा है। अद्भुत है। यह है मन की एकाग्रता, यह है ट्रेनिंग, यह है देश की मिट्टी के प्रति गौरव। तो सेना में कभी जाति का कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। हमें इंडियन आर्मी को इससे बिल्कुल दूर रखना चाहिए। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं। खूब करिए अपने देश में के भीतर राजनीति, खूब लड़िए, प्रदेशों में राजनीति करिए, जो चाहिए वो करिए, जैसा चाहे उस तरह की राजनीति करिए, लेकिन कृपया सेना को इससे दूर रखिए, और सेना को भी अपने को सभी विवादों से अलग होना चाहिए। इंडियन आर्मी हमारी शान की प्रतीक है, इस देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता को बनाए रखने का प्रतीक है। इस पर किसी भी प्रकार का विवाद बहनों भाइयों
देश की एकता, अखंडता और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक बात नहीं है। वो भी तब जब हम दो तरफ से अपने सबसे कट्टर दुश्मनों से, पड़ोसियों से घिरे हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना। आस पड़ोस में बेहाली, बदहाली, बेकारी, अर्थव्यवस्था कोलैप्स्ड। अफगानिस्तान, श्रीलंका, क्या हालात हैं यहाँ पे। ऐसी स्थिति में भारत की एकता और अखंडता और नेशनल सिक्योरिटी तभी संभव है जब हम इंडियन आर्मी को मजबूत करें। मजबूत सिर्फ आर्मी में जवान भेज कर ही नहीं, मनोबल का भी ऊंचा रहना बहनों भाइयों बेहद आवश्यक है। और ऐसा मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज का नाम भारतीय सेना है। दुश्मनों को घर में घुसकर मारने वाली आर्मी का नाम भारतीय सेना है। और हमारे जाबाज जवानों ने कई बार ऐसा करके दिखाया है। इसलिए हमें उनके साथ कभी राजनीति नहीं होने देना चाहिए। वर्दी शान का प्रतीक है, भारतीय सेना शान का प्रतीक है और इसको उसी शान से जाना जाना चाहिए। आज की परिचर्चा इसी विषय पे, कुछ बयान सुने आप। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है। उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी जैसे गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। पहली बात तो ये योजना ही बंद होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे हम लोग इस योजना के खिलाफ हैं। 17 साल में आप एक जवान को सैनिक बनाएंगे, 21 साल में पूर्व सैनिक बना देंगे। उसकी पूरी जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाई गई हुई अग्निपथ योजना युवाओं के पक्ष में भी नहीं है, देश के पक्ष में भी नहीं है और सेनाओं के पक्ष पे भी नहीं है। इस पे दोबारा से उनको विचार करना चाहिए। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ अवनीश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं और आईपी सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं मेरे साथ और कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं और जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सेना में जाति का क्या काम है और क्यों पूछा है आपकी सरकार ने? देखिए ब्रजेश जी, जब रक्षा मंत्री ने कोई बात कही, रक्षा मंत्री जब बात बता रहे हैं कि इस तरह की जो परंपरा शुरू से चली आ रही है, उसके बाद उनके कहने के बाद, उनके स्पष्टीकरण के, उनके बयान के बाद कहीं कोई गुंजाइश बच नहीं जाती कि इस तरह के सवाल उठाएं। जो सेना भर्ती करती रही है, जिस आधार पर भर्ती करती रही है, जिस नियमों और मापदंडों के आधार पर भर्ती करती रही है, उसी आधार पर ये होगा। और ये जो सौगुफे छोड़ने वाले लोग हैं, ये बार बार छोड़ते रहे हैं, हमेशा सेना पे सवाल उठाते रहे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो या कारगिल की बातें रही हो, कोई भी बात रही हो, इनके सवाल उठते रहे हैं। इनका न सेना से लेना है, न इनका देश से कोई लेना है। इनको तो केवल सवाल उठाने हैं जो देश की रक्षा के लिए, देश के लिए, देश के सम्मान के लिए जो काम, उनके सवाल उठाने हैं। इनके अलावा कोई इनके पास नहीं है। रक्षा मंत्री जी के बयान के बाद कहीं कोई, मुझे लग रहा है, कोई गुंजाइश की रह नहीं जाती। तो क्या जाति पूछी जानी चाहिए मिलिट्री में भर्ती के लिए? अब देखिए ना, रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो पहली परंपरा चली आ रही, जो सेना की एक व्यवस्था है शुरू से, वो ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब रेजिमेंट पहले थी, वो अब भी रहेंगी। जो व्यवस्था पहले से ही है, सरकार ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो ऐसे में कोई नया कोई बदलाव होता तो बात उठती। जब कोई बदलाव ही नहीं है, सारी चीजें पुराने ढर्रे पे चली आ रही हैं, तो अब इसमें तो पुराने ढर्रे पे भर्ती भी कर लेते तो भी नई भर्ती क्यों लेके आए आप? नहीं, ये एक नई व्यवस्था, सेना को मतलब आप व्यवस्था करें तो वो नई, और कोई दूसरा सवाल उठाए तो वो कहे, आप कहेंगे कि आजादी से चला रहा है। तो आजादी से तो भर्ती भी चली आ रही थी, तो आप ये अग्निपथ स्कीम लेकर क्यों आए? बिरजे जी, देखिए, दुनिया की लड़ाई के तौर तरीके बदल रहे हैं, दुनिया का नजरिया बदल रहा है, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। सेना को जवान बनाए रखने के लिए नए बदलाव के नजरिए से और दुनिया में और देशों में जो बदलाव हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सेना को विश्वास में लेके, सेना के सारे अंगों को विश्वास में लेके इस तरह की व्यवस्था। त्यागी जी, आप बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, हमें दुनिया से मतलब बाद में, पहले अपने पड़ोसी को ठीक करना है हमें। जिसकी फोर्स, जिसके पास मिलिट्री हमसे ज्यादा चाइना की ताकतवर है, होगी जब हमारी सेना, हमारी पहली प्रायोरिटी पड़ोसी से निपटना है, दुनिया से बाद में। हम कोई वर्ल्ड वार में नहीं जा रहे हैं, हमें तो पड़ोसी को ठीक रखना है पहले। भाई, अगर सुरेंद्र राजपूत मेरे पड़ोसी हैं,
तो मैं देखूंगा अगर ये 2 पिस्तौल लेके आए हैं तो मैं एक राइफल खरीदूंगा इनके खिलाफ। ब्रजेश जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि त्यागी जी से ले लेना मेरे खिलाफ राइफल। नहीं, नौजवानों को जोड़ने के लिए देखिए सब में बदलाव नए तरीके से नए हिसाब से बदलाव होते हैं। ये थोड़ा सा बदलाव का कोशिश हुई है तो इसको देखना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। सेना को भरोसे में लेके ये सुरेंद्र राजपूत के मित्र आईपी सिंह जी भी आ गए हैं परिचर्चा में। आईपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जाति क्यों पूछी जा रही है सर? देखिए ब्रजेश जी, जो देश का मूल ढांचा है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसको चूर चूर कर दिया है। आपको याद होगा कि किस तरह से नोटबंदी का फैसला आनन फानन में लिया गया। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि नोटबंदी इसलिए हम लेकर आए कि नक्सलवाद की कमर तोड़ देंगे, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त कर देंगे। आप मुझे सिर्फ 50 दिन का वक्त दीजिए। और आनन फानन में यहाँ तक कि अपने कैबिनेट के साथियों के भी जो मोबाइल फ़ोन थे उनको रखवा लिया गया और प्रधानमंत्री जी अवतरित हुए टीवी के सामने और उन्होंने कहा कि आज से ये नोट जो है वो कागज़ का एक टुकड़ा हो जाएगा। और देश ने कितनी जलालत इस झेली है, आम नागरिक कितना कष्ट झेला है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था तार तार हो गई। हम लोग आज जाति फैक्टर पर बात कर रहे हैं फौज की। जीएसटी लेकर आए स्वर्गीय अरुण जेटली जी। नहीं, मैं आऊं, नोटबंदी के बाद नहीं मैं आ रहा हूं। मुझे पृष्ठभूमि बतानी पड़ेगी कि इस त्यागी जी बीच में न बोलिए। आत्मघाती एक के बाद एक फैसले लेती है। कैसे आत्मघाती फैसले लिया। स्वर्गीय अरुण जेटली आज वो नहीं रहे, उनको भी अंधेरे में रखा गया और जीएसटी लेकर आए। आज दाल रोटी मतलब नून रोटी, उस पर भी टैक्स लगा दिया, उस पर भी जीएसटी लागू हो गई। और जो मैं तो एक फौजी का बेटा हूं, मेरे पिता संघर्ष करते हुए घायल हुए थे, मुझे बहुत गर्व है कि मैं सेना परिवार से आता हूं। लेकिन ब्रजेश जी, जिस तरह से सेना को छेड़ा जा रहा है, भारतीय सेना पूरे दुनिया में दूसरे नंबर की थल सेना है। हमारी ताकत दुनिया में मानी जाती है। आज सेना में अग्निपथ एक शब्द लेकर आ गए। अग्निवीर अब पैदा होंगे। 17 से 22-23 साल की उम्र निर्धारित कर दी गई। तो एवरी ईयर 62,500 जवान भर्ती होते थे। 2019, 2020, 2021, 2022। अब इस वर्ष उन्होंने कहा कि अब 12,500 जवान लिए जाएंगे और अस्थाई कमीशन जो इनका होगा 2026 में होगा। आप जोड़िए कि 2019 से लेकर 2026 तक सेना की संख्या कितनी तेजी से घटने वाली है। और एक जवान जब 22-23 साल का जब वो आंख खोलता है तो रिटायर हो जाएगा। थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। उसकी कमाई का होगा और 5.5 लाख मिलाकर उसके खाते में 12.5 लाख रुपए। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें आप बाकी बातें रखिए। सरकार आत्मघाती कदम उठाती है। थैंक यू। हम चाहते हैं कि जातीय विभेद ये समाप्त होना चाहिए। थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी, जाति क्यों पूछी गई सर? क्या पहले से पूछी जाती रही? ब्रजेश भाई, कई सवालों का तो जवाब आपने स्वयं दे दिया। मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा आपको। आपने शुरुआत में ही, अगर जाति पहले पूछी जाती रही, रेजिमेंट पहले से आती रही अंग्रेजों के समय से, तो भाई आज की डेट में अग्निवीर भी क्या अंग्रेजों के समय से आए थे? नहीं आए थे ना। आप अगर या तो पुरानी स्थिति को लागू कर दीजिए, या तो आप किलो में तौलिए, या आप लीटर में मापिए। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो सक्षम प्रवक्ता लोग हैं, त्यागी जी जैसे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक जागरण में रहे हम लोग बड़े भाई हैं, ये सब लोग कहीं तो बायोडाटा पढ़ने लगे सर, आप बताओ ना। हम ये बता रहे हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं सेना के पीछे भारतीय जनता पार्टी को छुपा रहे हैं। जैसे छिपकली कीड़े मकोड़े खाकर के नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, ऐसे ही अवनीश जी की पार्टी के लोग सीधे सीधे सेना के पीछे छुप रहे हैं। हम कहते हैं कि साहब सेना में अग्निवीर आप क्यों लाए? आप कहते हो कि नहीं साहब वो बड़ी जरूरत थी। हम कहते हैं कि साहब चलो ले आए, आप हमारा विरोध है, लेकिन जाति क्यों पूछ रहे हो? क्या अंग्रेजों के टाइम से पूछी जा रही थी। रेजिमेंट अंग्रेजों के टाइम से बनाई जा रही थी। डोगरा रेजिमेंट हो, राजपूताना राइफल हो, RR-21 हो, या क्या नाम गोरखा राइफल हो, या आपकी क्या नाम सिख अलाई हो, कोई भी हो, ये जाति की रेजिमेंट्स नहीं है।
ये क्षेत्र की रेजिमेंट्स हैं। हरियाणा का जाट भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ठाकुर भी जाट में रहता है। कर्नल सचान साहब यहां बैठे हुए, ये आपको बताएंगे। मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। आप एक चीज को बहुत स्पष्ट जानिए, जहां पर ये आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा साहब कि कुछ विशेष धार्मिक प्रायोजनों में इस जाति की आवश्यकता होती है। नहीं, गलत आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। धर्म की आवश्यकता होती है। अगर कोई हिंदू धर्म से है तो उसका कोई भी कार्यक्रम एक ही हिसाब से होगा। जिस रेजिमेंट में भी 120 जवान से ज्यादा एक धर्म के होंगे, वहां पर उस धर्म का प्रीस्ट होगा। अगर 120 जवान से ज्यादा हिंदू होंगे तो वहां पुजारी होगा, पंडित होगा। अगर सिख होंगे तो वहां ग्रंथी होगा। अगर 120 से ज्यादा मुसलमान होंगे तो वहां पे मौलवी होगा। यह सेना का नियम है। अगर 90 होंगे तो वो नहीं होगा। ये अपने आप में वहां पर क्या नाम, सेना में धर्म क्षेत्र एक जगह पर होता है, उसी में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजा भी है और गुरुद्वारा भी है। एक ही जगह पर सब लोग सबकी पूजा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि यहां पर बिना वजह की बात न करे, अपनी चूक माने। अगर आप नई चीज कोई कर रहे हैं और वहां पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो निश्चित तौर पर जाति न पूछें। और जो संशय है लोगों को, जो आरोप है लोगों का, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, सेना के ऊपर नहीं है। सेना पर हम कोई प्रश्न नहीं उठा रहे। भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे प्रश्न है। जो तेजस्वी ने प्रश्न उठाया वो हमारा प्रश्न है। सेना की क्या नाम, आप जब 4 साल बाद आप करेंगे। तेजस्वी का प्रश्न आपका और संजय सिंह का प्रश्न किसका? संजय सिंह का प्रश्न का उसके लिए बैठे हुए हैं संजय सिंह के प्रवक्ता, वो बताएंगे। तो आप तेजस्वी के प्रवक्ता थोड़ी हो? नहीं, तेजस्वी चूंकि है नहीं, हमने कहा, मुझे याद है तेजस्वी का प्रश्न। मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि 4 साल बाद ऐसा होगा। तो अगर कोई संशय है तो क्या राजनाथ सिंह जी को या भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए कि उनका जवाब दे? जवाब देना चाहिए। जवाब दिया, लेकिन काफी गुस्से में नहीं, सेना पर आरोप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर नॉर्मली वैसे राजनाथ सिंह इस तरह रिएक्ट नहीं करते जैसे आज किया। परेशान है वो बेचारे। वो क्या नाम, वो अपने दोनों बड़े सीनियरों से, जो हम दो हमारे दो वाले हैं, उनसे बहुत परेशान है। इस वजह से वो बेचारे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत शुक्रिया आपका बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक नया बखेड़ा अग्निवीर के बाद आ गया है जाति पूछने का। तो सर, ये पुरानी परंपरा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है, इसकी अभी जरूरत है क्या अग्निवीर में सर? देखिए, ऐसा है कि बात कुछ और है और बात कहीं और बनाई जा रही है। कोई धर्म की इसमें बात नहीं है। कोई धर्म का मतलब होता है, जब धर्म की बात आती है तो लोग दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं या जात पात में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है। जब शुरू में 250 साल 200 साल पहले रेजिमेंट्स बनी थी तो एक एरिया के जब लोग आते थे, वो जैसे कि अभी डोगरा का, राजपूत का भी एग्जाम्पल दे रहे, वो भी थे, पर एक ही बटालियन के अंदर 3-3 कंपनी होती थी। एक अहीरों की, एक ब्राह्मणों की, एक जाटों की, या शेड्यूल कास्ट की महार रेजिमेंट, सिख एलआई, शेड्यूल कास्ट। ये सारी की सारी इसलिए नहीं थी कि वो लोअर कास्ट हैं, वो इसलिए थी कि वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, उनकी लड़ाई की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है और इसीलिए ये चाहते थे कि उनकी क्वालिटी बरकरार रहे। दूसरी बात है, उनको इकट्ठा इसलिए रखा जाता था कि बहुत लंबे लंबे समय तक आप पहाड़ों में, फॉरेन कंट्री में, समुद्र के पार रहते थे। जब एक ही एरिया के लोग, एक ही गांव के लोग, एक जात के लोग साथ होते हैं तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और कंपटीशन आता है दूसरे लोगों के साथ में। True. और एक लड़ाई में एक दूसरे की तरफ जो सहानुभूति पैदा होती है वो डिफरेंट होती है। ये चीज होती है। कोई जात नहीं है कि ब्राह्मण ऊपर है और शूद्र नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास हमारी रेजिमेंट थी जिसमें मेरे फादर और ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर थे गाइड्स कैवलरी। उसमें लोअर कास्ट भी थे, ब्राह्मण भी थे, मुसलमान भी थे, पर कोई फर्क नहीं था। कमांडिंग ऑफिसर एक था और क्योंकि कंपटीशन इनमें साथ में इतना होता था इसलिए वो उनको रखा जाता था। और वो सर, अपनी रेजिमेंट, अपनी यूनिट, अपना कमांडर, सर यही चलता है मिलिट्री में। पता नहीं ये पॉलिटिकल लोग क्यों नहीं समझना चाहते सर। उनको कोई समझाए तो, क्योंकि हमारा पब्लिक रिलेशन इतना कमजोर है डिफेंस का कि वो बताता नहीं। इन्हें डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए, इनको मीडिया के थ्रू ये सब चीज समझानी चाहिए कि इसमें कोई फर्क नहीं है।
किसी में फर्क नहीं है। कोई नहीं सर, और ये कोई लोग तो जात बड़े पात बड़े की बात महलों ही में नहीं रहते हैं करता। सर, एक इनको ही मीडिया से रेजिमेंट क्या में- ताल्लुक? तो भाई देखो, ऐसा है, कोई तो अब बीड़ा उठाएगा, कोई तो उनसे बात करेगा। चलिए, हम आप कोई तो बीड़ा उठाते हैं समझाएगा, सर, और इसको कोई ठीक नहीं करेंगे समझाएगा, सर। क्योंकि इनको सियासत करनी। अपनी सेना के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे सर, एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, अपनी सेना के लिए करेंगे, कौन नहीं करना चाहता। पर अगर आप सेना के लिए करना चाहते हैं, सन 48 से आप देखिए, सन 48 से हर एक लड़ाई के बाद सेना की पे कम हो गई, पेंशन कम हो गई, हर एक लड़ाई के बाद, सन 71 के बाद, कारगिल के बाद कभी भी उन्होंने उनको और पेंशन हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना के लिए सिर्फ कविताएं लिखते हैं लोग और बातें करते हैं और कुछ नहीं होता। ये प्रॉब्लम है, सिर्फ सियासी लोग वोट लेने के लिए सेना की बात करते हैं और कोई कुछ नहीं करता। सेना की अगर ये बात होती तो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन कब का सॉल्व हो गया होता। पेंशन हर एक लड़ाई के बाद कम होती है, हर एक लड़ाई। और ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल देखिए, सेना का आर्मी चीफ कहां होता था, अब उसको किधर पहुंचा दिया है। सोसाइटी में सेना का दर्जा कितना लोअर कर दिया है। ये कोई बात नहीं करता, सब बनावटी बातें करते हैं। ये बनावटी बातें नहीं चलेंगी यहां पर। वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के छात्र सभा के अध्यक्ष हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका वंशराज दुबे। ये संजय सिंह आपकी पार्टी के जो सांसद हैं, ये रोज़ कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करते हैं। इन्होंने एक नई बात कही है कि भारत के इतिहास में पहली बार सैन्य भर्ती में जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। किस आधार पर संजय सिंह ने यह दावा किया है, जिसको सुरेंद्र राजपूत ओन नहीं करना चाहते? देखिए ब्रजेश जी, बुनियादी तौर पे आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है कि अग्निवीर योजना जो सरकार की है उसके लगातार हम विरोध में, और उसके अंदर सैकड़ों कमियां हैं। लेकिन जो इस पूरे बखेड़े की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको माननीय सांसद संजय सिंह जी ने आप सबके बीच में ट्वीट करके बताया, दरअसल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी और आदिवासी विरोधी चेहरा फिर से एक बार देश के सामने है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अब इसमें दलित और आदिवासी कहां से आ गए भाई साहब? समाज के नौजवान हैं जो क्या जबरदस्ती बात कर रहे हो? इसमें कहां से दलित और आदिवासी आ गया? ये तो जबरदस्ती विवाद पैदा कर रहे हो। सर मैं आ रहा हूं सर। कैसे पता चला आपको कि दलित आदिवासी? नहीं सर मैं आ रहा हूं। गजब बात कर रहे हो। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं सर। दलित समाज से नौजवान जो आते हैं, आदिवासी समाज से जो नौजवान आते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनको योग्य नहीं मानती, नंबर 1। नंबर 2, आप बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए, आजादी के बाद से कितनी भी हिंदुस्तान में सेना को लेकर जितनी भर्तियां निकली, क्या किसी रिक्रूटमेंट में कभी ये कॉलम किसी फॉर्म में दिया गया क्या कि आप जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगाइए क्या? दूसरी चीज, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आप जब देखते हैं, इस योजना के बारे में आप देखते हैं, तो भाजपाइयों की मानसिकता पूरा देश समझ चुका है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान आप सबने देखा कि किस तरीके से कहते हैं कि अगर उस नौजवान जो 21 साल में रिटायर होगा उसको हम भाजपा कार्यालय का चौकीदार बनाएंगे। यानी इनका बेटा जो अधिकारियों को बैट से पीटता है, वो 10 लाख रुपए की तनख्वाह पाएगा, वो विधायक सांसद बनेगा, और आम घरों के बच्चों को चौकीदार बनाएंगे। इनका कैबिनेट मंत्री किशन रेड्डी कहता है कि सेना में हम नाई का, कपड़ा धुलने का, खाना बनाने की ट्रेनिंग देंगे। यानी वो नौजवान 21 साल के बाद रिटायर होकर तो ये जाति उसी में पूछी जा रही है क्या? करने का काम करेगा। तो सेना का जिस तरीके से अपमान कर ये जाति इसीलिए पूछी जा रही है क्या, जो किशन रेड्डी ने कहा? बिल्कुल सर, इसके पीछे बहुत बड़ी इनकी एक साजिश है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी रात में सपना देखकर सुबह योजना बनाने वाली सरकार है। आपको याद हो, किसान बिल जब तीन काले कानून सरकार लेकर आई तो भाजपा के सारे प्रवक्ता मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, और जब उस काले कानून को वापस लिया गया तो फिर से भाजपा उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। तो आप इस बात कर्नल शरद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। कर्नल शरद, अग्निवीरों की जाति क्यों पूछी जा रही भाई? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, जो प्रस्तावना में आपने जो शब्द इस्तेमाल किए सर, मेरे तो देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सेना के बारे में बात करता हूं। आपके स्टूडियो में कोई लड़का हो तो बुलवा के मेरे हाथ चेक करा लीजिए। आपके शब्दों को याद करने के बाद वर्दी धारण करना, आई एम गेटिंग गूज बम्प्स, मेरे रोए खड़े हो गए हैं। सर, हम सेना में सिपाही
सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि देश हमें अभिमान और सम्मान सर से जब देखे। लड़ो ना बॉर्डर पे तो हम जैसे पत्रकारों को भी बुलाया करो, जी, वहीं पर खड़े होकर तकरीर करेंगे हम लोग। देश में गांव से निकला लड़का गोली खा के शहीद हो जाता है और मुस्कुराता हुआ जाता है, क्योंकि उसको पता है जब शरीर वापस जाएगा तो गांव में चारों तरफ होली और दिवाली का त्यौहार होगा, मेरे परिवार को लोग सर पे लेके बैठेंगे। और उस लड़के को लगता है कि हो सकता है जो ज़िंदगी में नहीं कर पाया वो मैंने आज मर के अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए किया है। आपके शब्दों में वही मर्म था। और विश्वास कीजिए, जो कंटोनमेंट की चार दीवारी के अंदर लोग रहते हैं वो सिर्फ इसी गर्व और इसी सम्मान की अपेक्षा रखते हैं समाज से। और बाकी जो व्यवस्थाएं तो स्वाभाविक है, पैसा है, पेंशन है, सुविधाएं हैं, परिवार का जीविकोपार्जन है, सुरक्षा है, ये ज़रूरतें हैं परिवार की। नहीं तो सिपाही उसको भी छोड़ दे कि ना तनख्वाह दीजिए ना पेंशन दीजिए, सिर्फ हथियार दीजिए और गोली दीजिए। काश इस दुनिया में ऐसी व्यवस्था होती। और विश्वास कीजिए 75 साल देश को आज़ाद हुए हो चुका है। सेना का सिपाही अगर सबसे ज़्यादा सुकून किसी बात में महसूस करता है तो वो इस बात में महसूस करता है कि अगर मैं बॉर्डर पे हूँ और कोई होनी अनहोनी हो जाए तो मेरा परिवार जब तक इस संसार में है आराम से मेरे नाम पे सम्मान का जीवन व्यतीत करेगा। अब जो सर कुछ जब दिनों लोग से लड़ने जाते हो, आप लोग तो एक्टिव मिलिट्री फोर्स में रहे हो, जी। लड़ने जाते वक्त अपनी रेजिमेंट, अपनी यूनिट और अपनी बटालियन के साथ होते हो, तो कोई जातीयता की बात होती है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन्फेंट्री का आर्मी ऑफिसर हूँ और पैदल सेना बोलते हैं। और हाँ, जो समाज बड़ी में थोड़ा महत्वपूर्ण है बहुत भाई, जो सेना थोड़ा दरअसल उसी को कहते हैं। जो थोड़ा बहुत समझते होंगे, बॉर्डर पे सबसे आगे बंकर में लड़ते हैं और जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो बेनेट लगा लेते हैं राइफल पे और बाहर कूद आते हैं। ये काम है पैदल सेना का, मुख्यतः आम आदमी की भाषा में अगर मैं समझाऊं तो। भावनात्मक जुड़ाव देश के साथ जिन बच्चों का होता है वो सेना में मुख्यतः जाते हैं। बाकी अर्थ की बातें हैं, राजनीति की बातें हैं, बहुत नहीं, जाति सिंड्रोम है क्या मिलिट्री के भीतर? थोड़ा बताओ ना, आप तो रिटायर हो गए हो। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि धर्म और जाति बगल में होती जो है। गोली चला रहा होता है उससे पूछते हो क्या कि हिंदुस्तान में कोई राजपूत एक जी जगह वाले तो नहीं बताइए, हो? हिंदुस्तान में भारतीय सेना त्यागी जी के तो नहीं हो? हिंदुस्तान में भारतीय सेना के अलावा मैंने आज तक जीवन में कोई जगह नहीं देखी जहां मौलवी साहब हवन करा रहे हों और पुजारी जी नमाज करा रहे हों और सरदार जी नमाज पढ़ रहे हों। अगर ये बाहर हो जाएगा तो जाने कितने नेताओं की और कितने राजनीतिक दलों की दुकानों में ताले जड़ जाएंगे। ये है भारतीय सेना के मूल सिद्धांत और ये है उनका फक्र, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम। हम पीते हैं, खाते हैं, जीते हैं, ओढ़ते हैं, गाते नहीं हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो सर और अग्निवीर को तो जाति बतानी पड़ेगी सर। देखिए, अब देखो जैसे आपका नाम कर्नल शरद शरण है जी, मुझे नहीं पता कि आप किस कम्युनिटी से। मेरे पिता ने मेरे नाम में जाति नहीं लगाई। मेरे पिता जब मेरी उम्र में थे तो सफ़ेद निक्कर और सफ़ेद टी शर्ट पहन के बुलेट से खेत में आते जाते थे। शायद उनका सेना में जाने का सपना रहा होगा, पूरा नहीं हुआ। एनसीसी की थी तो शायद उनके जो मूल उन्होंने एनसीसी में सीखे सेना के अधिकारियों और जवानों से, तो मेरे नाम में मेरी जाति का नाम नहीं है। और मैं इतना और कहूँगा कि मेरी धर्मपत्नी मेरी जाति की नहीं है। तो सर ये बताओ कि अग्निवीर को तो जाति बतानी पड़ेगी ना? जो ये आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो अग्निपथ और अग्निवीर आया है, देखिए आज मैं एक अलग पहलू से इस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा जी। अग्निपथ और अग्निवीर की जितनी समस्याएं हैं बाय एंड लार्ज अभी तक समाज सब समझ गया है कि इस योजना में कुछ भी देने को है नहीं। इसको सबसे पहले तो हटाना ही चाहिए, इसमें कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे एक और नुकसान हुआ है जो मैं पिछले 10, 15 या 20 दिन से समाज में देख रहा हूँ। जो नए लड़के हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, जो पूर्व सैनिक सेना से रिटायर्ड होके आ गए हैं, या जो सैनिक छुट्टी में गांव आते हैं और पूर्व सैनिकों के बीच में चर्चा करते हैं। मैं पूर्व सैनिकों के साथ काफ़ी जुड़ाव रखता हूं, उनके वेलफेयर के लिए संघर्ष करता हूं, तो उन लड़कों से मिलता हूं। अभी जो सेना में सर्विस में सिपाही हैं उनको भी ये चीज़ खटक रही है कि भारतीय सेना कम से कम एक ऐसा आउटफिट था जिसको राजनीति देश की किसी भी दिशा में जाए लोग छेड़ते नहीं थे। जब से ये अग्निपथ और अग्निवीर आया है तब से नौजवानों के मन में ये संशय आ गया है कि अगर राजनीति सरकार भारतीय सेना के कैंटोनमेंट के दीवारों और गेटों से अंदर घुस के अगर हस्तक्षेप करेगी तो भारतीय सेना के जो मूल्य और सिद्धांत है कहीं वैसे ना हो जाएं जो लुलु मॉल में 18 सेकंड में नमाज पढ़ के लोग एक साथ आते और चले जाते हैं।
बहुत उससे बहुत इंपॉर्टेंट डरे पॉइंट, हुए। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड डिबेटेबल आल्सो। बहुत ही सेंसिटिव बात आपने कही एंड आई अप्रिशिएट यू। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर मैंने कुएं पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि अग्निवीरों की भर्ती में उनकी जाति और धर्म के बारे में पूछना कितना जायज़ है। तो अभिनव सिंह लिखते हैं कि राहत इंदौरी ने ठीक ही लिखा कि इन दिनों बाजार के मालिक आप हैं और जो चाहें हमारी कीमत रख लीजिए। तो सुरेंद्र जी के जानने वाले हैं संजय राजपूत, वो लिखते हैं कि जब बाकी नौकरियों में जाति पूछी जाती है तो अग्निवीरों की भर्ती में जाति पूछना कोई गलत बात नहीं है। मैं अवनीश त्यागी जी का रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डिबेट के प्रारंभिक चरण में त्यागी जी आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी सेना की आड़ में राजनीति कर रही है और अपने हित साधना चाहती है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियादी है। आप देखिए कि आजादी के बाद से जितना सम्मान, जितना ध्यान भारतीय सेना का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रखा गया, इतना कभी नहीं रखा गया। चाहे उनकी सेना के तैनात, सीमा पे तैनात हर सैनिक के लिए उनके लिए साधन उपलब्ध कराने का हो, उनके लिए बुलेट्स उपलब्ध कराने के, हथियार उपलब्ध कराने का ना हो, उनके लिए अच्छे सुरक्षित वस्त्र उपलब्ध कराने का हो, चाहे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कराने का हो, चाहे कारगिल के शहीदों में के लिए अभूतपूर्व सम्मान देश में देना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। इस तरह के आरोप बिल्कुल बेबुनियादी है ब्रजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी सेना को लेकर कोई राजनीति। सर्जिकल स्ट्राइक में मुझे खेद है, सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की थी, कृपया उसके लिए इनकैशमेंट की चेक मत लगाइए। मुझे इस पे बहुत स्पष्ट खेद है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की थी, कोई भी नेता उस पर दावा नहीं कर सकता है। नेता गया था क्या लड़ने के लिए? मुझे माफ कीजिएगा, मुझे खेद है। नहीं बोले, आप आगे जारी रख सकते हैं। सरकार होती है, सरकार तो होती है ना, उसके कार्यकाल में तो होता है ये काम। सेना गई थी तो सेना का सम्मान किया, पर विपक्ष ने उसको भी मुद्दा बनाया, उस पर भी सवाल उठाए। किसी ने कहा कि रिकॉर्ड दिखाओ, किसी ने कहा ये कहो। मैं कहूं कि राजनीति करने वालों को, विपक्ष को खासतौर से ध्यान देना चाहिए, विपक्ष को ध्यान देना चाहिए कि सेना को राजनीति का मुद्दा ना बनाए। सेना का सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी राजनीति का मुद्दा सिर्फ भाजपा बनाए। आराम से जवाब देना, पूरा टाइम मिलेगा। केवल भारतीय केवल भाजपा राजनीति करे हुआ है और कोई न भाजपा के शासन काल में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, सेना का सम्मान बढ़ाने के लिए, सेना को समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जितना योजनाबद्ध तरीके से और तरीके से काम हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। तो सर जाति मत पूछो ना, छोड़ दो ये कालम, हटा दो। ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान की हरकत, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती है कि वो भाजपा की भारतीय सेना को लांघे या वो देखे। एक सर लेफ्ट हैंड वाला तो शांत है, जरा राइट हैंड वाले से भी बात कर लो, चाइना वाले से। भारतीय जनता पार्टी ने ताकत दिया है, चीन को भी सबक सिखाया जाएगा। चीन की वो हालत नहीं है जो 62 में होती थी। दीजिएगा, आज चाइना ने क्या बोला बताऊंगा। तो वो चीजें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सेना ओके, मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूँ, वो आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। थैंक यू त्यागी जी। बनाने का कार्यकाल भाजपा के शासनकाल में। थैंक यू त्यागी जी। अब कर्नल शरद शरण आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। यस कर्नल साहब, पूरे मर्म और सम्मान के साथ, जब आपने पहला स्टेटमेंट बोला है कि जो भी राजनीतिक दल हो वो उसने सेना का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मुझे दुख की बात तब है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और शीर्षस्थ नेता 5-5 लाख 7-7 लाख की रैलियों में खड़े होकर बोलते हैं कि जब आप वोट डालने जाएं तो पुलवामा याद रखिएगा, 1 वोट पुलवामा के नाम पे दीजिएगा। मनोज तिवारी आपकी पार्टी के हैं, कम्बैट जैकेट, अच्छा नृत्य करते हैं, शायद अच्छा अभिनय करते हैं, गाना कम्बैट कलर की जैकेट और हेलमेट लगा के बुलेट पे दिल्ली की गलियों में पुलवामा के नाम पे वोट मांग रहे थे। इतना हम लोग बहुत 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 ज़्यादा हतोत्साहित होते हैं, बहुत दर्द होता है कि जब लड़ने सेना जाती है, वोट मांगने नेता चला जाता है। और सर्जिकल स्ट्राइक इस देश में जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से हो रही हैं, लेकिन सेना के तौर पे हम कभी खुल के उस पर हमारी बाध्यताएं होती हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। हमें झटका तब लगा जब हमारे लिए आदेश है कि हम बाहर निकल के नहीं बोल सकते हमने क्या किया, और नेताओं ने निकल के बाहर जाके बोला कि हमने बच्चों को भेजा और ये करवा दिया। सेना ने बहुत ठगा हुआ महसूस किया, और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस ऑफिसर ने उस सर्जिकल स्ट्राइक को लीड किया उसको नेशनल मीडिया पे नेताओं ने उसका नाम डिस्क्लोज किया है। आपको अंदाजा है दूसरे देश के लोग इस तरीके से इंडिविजुअल टारगेट्स को टारगेट करते हैं और उनकी हत्याएं कराते हैं, डिमोरलाइज करने के लिए वहां की सेनाओं का। वो ईश्वर का
भला है कि उस ऑफिसर का नाम मीडिया में खुला चलाया गया, उसका पता बताया गया है और वो अभी भी आर्मी में है, अच्छी सेवा कर रहे हैं और भगवान की दया से जीवित हैं। तो ये जो दुकानदारी की बात कर रहे हैं, आप लोग राजनीति करो जितनी करनी है, ईश्वर के लिए कैंटोनमेंट के अंदर की जो सेना है उस पर छोड़ दो। और मैं जानता हूं ये राजनीति क्यों होती है, क्योंकि आम जनमानस के मन में सेना के लिए सम्मान है, उस इमोशन को आप लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। एक बात और, कोर कमांडर्स की कल चाइना के साथ बैठक हुई थी। मैं ये बात इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि ओपन मीडिया में वरना नहीं बोलता। आप लोग यूट्यूब पे जाइए, पेंगोंगसो लेक के ऊपर चाइनीज आर्मी ने एक्सरसाइज की और हेलीकॉप्टर के बहुत सारे वीडियोस आज सारे चैनलों पे चल रहे हैं। और मुझे नहीं पता है कि मेरी सीमाएं क्या हैं, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जो आप कह रहे हैं ना कि हमारी ज़मीन पर किसी ने पैर नहीं रखा है, तो लोकसभा में किसी नेता ने, किसी पद पे बैठे हुए नेता ने यह एक्सेप्ट किया था कि हमारे क्षेत्र में उन्होंने इंट्रूजन किया था, और उसी दल के दूसरे नेता से जो उनसे भी बड़े पद पे थे, उन्होंने उसी लोकसभा में बोला है कि कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है। सन 62 की लड़ाई में कहीं कहीं हमें नुकसान उठाने पड़े हैं, लेकिन देश के सामने कुछ छुपा नहीं था। देश को पता था हम कहाँ कहाँ मार खाए हैं, और रेजांगला की गाथाएं गली गली गूंज रही हैं, गली गली लोग गा रहे हैं, और 62 में जहाँ जहाँ डिबेकल हुआ वो भी पता है। लेकिन आज की तारीख में डोकलाम में और इंडो चाइना बॉर्डर पे हम कहाँ कहाँ क्या नुकसान खा के बैठे हैं और क्या फ़ायदा खा के बैठे हैं, देश को नहीं पता। आप लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए फौजियों को कि हम लोग जो जानते हैं वो आम आदमी के सामने बोलते नहीं हैं। देश की गरिमा हमारे लिए सर्वोत्तम। आप इनकी इज्जत बचा रहे हो बेसिकली जी, लेकिन ये आपकी इज्जत के साथ पूरा खेल रहे हैं। हम तो इस्तेमाल के लिए गुड्डे गुड़िया बन गए हैं, इसीलिए अग्निवीर और अग्निपथ नहीं है। ये जो फॉर्म है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस बात पे मैं अभी तक आया नहीं था। सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप मौका देंगे तो आगे बताऊंगा, थोड़ा जी बता। लेकिन ये जो फॉर्म में जो डिटेल मांगा जा रहा है कास्ट और रिलीजन का, ये पहले भी मांगा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन मेरा सवाल आम जनमानस से ये है कि आखिर जनता ने पहले कभी इस तरह से इन फॉर्मों पे संशय नहीं किया, आप कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं विश्वास डिगा है कि सेना इस्तेमाल होने लगी है गुड्डे गुड़िया की तरह। तो पता नहीं सेना के साथ क्या क्या होगा। सेना के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, सेना में अग्निवीर की भर्ती की जाएगी और गर्व से बोला जाएगा देश के लिए रोजगार की योजना है। ठेके पे भर्ती करेंगे देश के शहीदों को, तो वो देश कैसे बचेगा? इसलिए लोगों के मन में आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। भाई आईपी सिंह जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है जाति पूछने के मामले में? जिस तरह से शरद जी ने सेना का बखान किया है, हम सब रोंगटे खड़े हो गए हैं। निश्चित तौर से सेना के साथ जो भी सत्ता में रहे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सेना के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और जो एक बीजेपी में एक बात ये चर्चा चल रही है और उसी बात को इम्प्लीमेंट किया गया कि सेना के ऊपर बजट बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, उनके पेंशन, उनके रखरखाव, उनकी परिवार, इस वजह से ये अग्निवीर और अग्निपथ इस तरह की योजनाएं लेकर आए प्रधानमंत्री जी। आप जो उद्योगपतियों के 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, आप उस पैसे को सेना पर खर्च करिए। मॉडर्नाइजेशन से किसी ने आपको नहीं रोका है, लेकिन सेना का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ कृपया आप छेड़छाड़ मत करिए। सेना आज सीमाओं पर डटी है, इसलिए हम आप चैन की सांस ले पा रहे हैं। चाहे वो चीन की सीमा हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, या इंटरनेशनल लेवल पर जब हमारे सेनानियों को जाना पड़ता, उस मोर्चे पर भी हमारी सेना लड़ती है। तो ब्रजेश जी, हम तो यही अपील करेंगे कि जाति और धर्म पंथ के नाम पर सेना में बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल उसी तरह बना के रखा जाए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका क्या मत है कि जाति पूछने के पीछे के उद्देश्य और कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, हम फिर से एक ही बात कहते हैं कि सेना पर हमारा कोई प्रश्न नहीं, हमारा आरोप और हमारी आशंका और हमारी संशय भारतीय जनता पार्टी की नीति से है और नीयत से है। हम उनकी नीति और नीयत से
सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। सेना का अपना एक महान इतिहास रहा है, हम उस पर कोई आरोप नहीं। अब यहां पर ये अभी अवनीश त्यागी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बल्कि मैं तो चाहूंगा अगर मेरा समय थोड़ा सा बचे तो कर्नल सरद सर को आप दे दीजिए, क्योंकि ये अपनी बात पूरी बहुत अच्छे तरीके से कह रहे थे। मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि 42 स्क्वाड्रन है एयरफोर्स की सर, 29 स्क्वाड्रन में विंटेज हो गए हैं एयरक्राफ्ट, और ये लोग बड़ी बड़ी बातें 4 या 5 राफेल खरीद करके कर रहे हैं। आपको मैं बात बताऊं, इक्विपमेंट्स की आर्मी में भारी कमी है इक्विपमेंट्स की। नेवी की स्थिति कि हम कह नहीं सकते कितनी कमी है। सीएजी की रिपोर्ट्स उठा लीजिए, अगर यहां कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार के खिलाफ इसी सेना को लेकर के पूरे देश में इस तरीके का वितंडावाद फैला दिया होता कि मैं क्या बताऊं। और आपको नहीं करना आता? सर हमें करना नहीं, हम सेना का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम इस देश की सेंस ऑफ, हमें वोट की राजनीति के लिए सेना का इस्तेमाल करना नहीं आता, यह बात सच है, इसको हम बिल्कुल हम मानते हैं, और भाजपा को यह इस्तेमाल करना आता है। जैसे कर्नल सर ने अभी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक कब से हो रही थी, क्या हमारे नेतृत्व को नहीं पता होगा? पता होगा ना। एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किसने किए, किसके नेतृत्व में हुए? आप बताओ कि सिक्किम को हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा किसके नेतृत्व में बनाया गया? गोवा को हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा किसके नेतृत्व में बनाया गया? ये सब अपने नाथुला की जंग किसके नेतृत्व में जीती गई? सच बात यह है कि ये सारी बातें राजनीति से इतर होती है। अभी एक बख्शी साहब ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, कि जब जब लड़ाई हुई, चाहे किसी की सरकार हो, कांग्रेस की भी सरकार हो, मैं एक बात से सहमत हूं, पे कमीशन सेना का खत्म, 1 रैंक 1 पेंशन पे प्रफुल्ल बख्शी साहब शुरुआत में हमसे बड़ा डिफर करते थे, आज यही बात कह रहे हैं कि अभी तक 1 रैंक 1 पेंशन नहीं हुई। ये इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए शर्म का विषय है कि 1 रैंक 1 पेंशन पे फौजियों के, एक्स फौजियों के वोट तो ले लिए, आज अपनी बात से डिफर कर रही है। शर्म नहीं आती इनको कहते हुए कि साहब पेंशन के पैसे नहीं है इसलिए हम अग्निवीर बना रहे हैं? व्हाट इज दिस नॉनसेंस ये बात कर रहे हैं? आज की डेट में इन लोगों को इस बात को करने की जगह सेना मॉडर्न कैसे हो? तो सर राष्ट्रभक्ति कैसे तय होगी, जाति देख के? सर राष्ट्रभक्ति कभी जाति देख के नहीं तय होती। राष्ट्रभक्ति तो हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी में, हिंदू मुस्लिम अच्छा, बख्शी साहब कुछ कहना चाहते हैं? सब में रग रग में है। हाँ बख्शी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, गो अहेड। देखिए अरे मैं शुक्र है आपने रियलाइज किया कि मैं कुछ कहना भी चाहता हूं जी। क्यों नहीं कहूंगा, मैंने पहली बार ही कहा था, और अभी हमारे राजपूत साहब बता रहे थे, आपने क्यों ये सवाल अभी तक नहीं उठाया कि हर लड़ाई के बाद आपकी पेंशन क्यों कम हुई? बिल्कुल सही है। हर लड़ाई के बाद आपका ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में क्यों नीचे लाया गया? पोइट्री लिखने में, कविताएं लिखने में हम बहुत जबरदस्त हैं। देखिए 1 रैंक 1 पेंशन की हड़ताल में मैं बैठा हूं, मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि सरकार ने किया है, सरकार ने प्रॉमिस किया, मैंने माना, पर अगर नहीं अभी तक हुई वो भी मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल सैल्यूट है सर आपको। अभी तक भी संघर्ष में चल रही है। नहीं, मेरे को सैल्यूट की जरूरत नहीं है, सैल्यूट सेना को दीजिए जो इतनी आहुतियां देने के बाद आपने नाथुला की बात करी। नाथुला इसलिए जनरल सगत सिंह राठौर ने जीता क्योंकि उसने गवर्नमेंट के ऑर्डर को फाड़ के फेंक दिया था। गवर्नमेंट ने उसको बोला था कि तुम लड़ाई नहीं करोगे, उसने कहा मेरे को मैसेज नहीं मिला, और लड़ाई करता रहा, और ने समदरान चौक में चाइनीज को निकाल दिया। बिल्कुल सही ये था नाथुला, और 500 चाइनीज मारे, तब बात हुई है। और ये जब तक आप ये बात माने कि नहीं कि जितनी बार फौज ने एक्शन लिया है वो गवर्नमेंट के खिलाफ ऑर्डर पे लिया है, ब्यूरोक्रेसी उनको डाउन करना चाहती थी। कई फौजी बोलने में डरते हैं इसीलिए नहीं मानते। मेरे से पूछिए, मैं साउथ ब्लॉक में काम कर चुका हूं, मुझे सच्चाई पता है, और सच्चाई यही है कि हमारे लोग, और खासकर मुझे उन सैनिकों के ऊपर भी थोड़ा सा रोष होता है जो चुप बैठ जाते हैं और वो बोलते नहीं है। किसी ने अभी तक नहीं बोला ऑर्डर और प्रोटोकॉल के बारे में, किसी चीफ ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको अपने आगे की नौकरी चाहिए। ये प्रॉब्लम है, ये सच्चाई है। जनरल वीके सिंह बन जाते हैं सर। ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में कितनी तब्दीली आई है सर आर्मी चीफ के? बहुत नीचे हो गया। एक सेकंड सर प्लीज, उनकी बारी। 11वें नंबर पे हो गया सर, 50 के ऊपर, 52 पे, 52 नंबर पे है सर। बख्शी साहब
ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में आर्मी चीफ कहाँ है? 52 नंबर से भी नीचे जा रहा है। और पहले क्या था सर? नंबर 2 होता था जब 48 में जिस जो तीन मूर्ति भवन है वहां में आर्मी चीफ रहता था। कर्नल सर नंबर 2 होता था वो सुप्रीम कमांडर इन चीफ करियाप्पा। क्या ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल धीरे धीरे घटाने के पीछे मंशा क्या है? तो आप देखिए, आस पड़ोस से सबक तो नहीं ले रहे हैं हम? देखिए मैं बताऊं, अब आप सच्चाई सुनना चाहते हैं? जी सुनना चाहता हूं। सुनिए जी। प्राइम मिनिस्टर नेहरू को 1955 में ब्यूरोक्रेसी ने बोला कि अगर आप फौज को इस तरीके से सम्मान देते रहे, ऊपर उठते रहे और जनता में उनका इतना ज्यादा स्थान मिलता रहा, तो कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान में कूटीटा हो रहा है, फौजी हुकूमत आ रही है, आपकी फौज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तब उन्होंने ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल डाउन करना शुरू किया। ये प्रॉब्लम थी, ये 1955 से शुरू हो गया था। नेहरू ने तो ये बोल दिया था कि हमें फौज की जरूरत नहीं है, हम पुलिस से काम चला लेंगे। आर्मी चीफ को बोला था उन्होंने, जब ब्रिटिश आर्मी चीफ उनके पास गए थे तो उन्होंने कहा था आप जाइए, हमें पुलिस से काम चला लेंगे। तब उसने सोचा इनको कोई समझ नहीं आएगी, उसने अपनी फाइल उठाई और चला गया। तब ये बात है 1948 की। उन्होंने कहा था कि आपके पास 25 लाख सैनिक हैं, चाइनीज बढ़ रहे हैं आगे, आप उनको कंट्रोल करिए। उन्होंने 25 लाख छोड़िए, 4 साल में 1.5 लाख फौज हो गई थी। ये हुई थी फौज की कहानी जी। तो आप जो जितनी बातें हैं, हम लोग बड़ी सियासती बातें करते हैं, मीठी मीठी, और फौज को ये कर दो, फौज को वो कर दो, पर जब असली काम करने को आता है कोई हाथ नहीं उठाता, सब उसको भूल जाते हैं। सर मेरा एक अप्रेंशन है, प्लीज सुरेंद्र जी, कि पड़ोस में जो पाकिस्तान में हुआ है वहाँ जरूरत से ज़्यादा बड़ा प्रोटोकॉल है सर, और आर्मी चीफ वहाँ सर्वोच्च है सर। ये भी तो सिचुएशन ठीक नहीं है। देखिए वो है पाकिस्तान की अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, पाकिस्तान की मिलिट्री सोशियोलॉजी, तो वहां पे सदैव इस्लाम में सदैव डेमोक्रेसी को दूर रखा गया है, तलवार के जोर पे काम किया है। किसी भी इस्लामिक कंट्री को देख लीजिए, फौज की दर्जा कहां पे है, सब जगह ऐसा होता है। इस्लाम कंट्री में फौज का दर्जा हर वक्त हाई रहेगा। सर ये वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं हुई? आप वंशराज दुबे जी, सर ये वन रैंक वन पेंशन पे बता दीजिए सर। थैंक यू सुरेंद्र जी, अब आप बताइए क्यों नहीं हुई? वंशराज सर हम दुबे, कैसे बताएं, आप बताओ, आपने तो बड़ी तारीफ करी थी। सर ये उलझने का डिबेट नहीं है सर। मैंने तो तारीफ नहीं करी थी। ओके वंशराज दुबे जी, डिस्कस हो रहा है। इस जातिगत आरोप के पीछे के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? आपको किस बात का शक है सरकार के ऊपर? वंशराज दुबे गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आज आप ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल की बात करिए ना। पार्टी के प्रवक्ता अवस्थी जी हैं, त्यागी जी हैं, इनको यहाँ से जो हमारे 2 सेना के एक रक्षा विशेषज्ञ जी बैठे हैं, आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब, आदरणीय शरद शरण साहब, इन दोनों लोग की जो बातें हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ले जाकर सुनानी चाहिए। क्योंकि आप रात में सपना देखकर सुबह जो योजना बनाते हैं, अगर आप सेना के ही अधिकारियों से, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी, उनसे बातचीत करके कोई योजना बनाते हैं तो शायद आज इतनी शर्मिंदगी न झेलनी पड़ती। दूसरी चीज, जो पीड़ा आज शरद जी ने आप सबके सामने रखा, वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए कि वो नेताजी ये योजना बना रहे हैं सेना के लिए, कि आप बताइए कि 4 साल के बाद जो नौजवान अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सीमा पे तैनात है, अगर वो ऑन ड्यूटी शहीद हो जाएगा तो आप सोचिए सरकार उसको शहीदी का भी दर्जा नहीं देगी। अरे सर उसको ड्यूटी पे अभी भेजा ही नहीं जाएगा बॉर्डर पे सर, बॉर्डर के लायक कहाँ है वो अभी? उसके बाद बॉर्डर पे जाना बहुत बड़ी बात है सर। उसके बाद 4 साल के बाद जब वो रिटायर होगा तो उसको पेंशन की बात नहीं होगी। ठीक कहा अभी बख्शी साहब ने कि 2014 में सरकार ने छाती ठोक ठोक कर कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन लाएंगे, और 1 रैंक 1 पेंशन का सफर 9 रैंक 9 पेंशन पर आ गया। यानी नेताजी 4 दिन के लिए विधायक और सांसद बनेंगे तो जिंदगी भर उनको पेंशन मिलेगी, हेल्थ की व्यवस्था मिलेगी, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। लेकिन हमारा जो सैनिक जो 4 साल के बाद रिटायर होकर आएगा, उसको ये भाजपा के लोग उसको आप नाई बनाने का प्रयोजन कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि अग्निवीरों की जाति पूछी जाए या न पूछी जाए? तो सर मैं कौन होता हूं? आप
आप बताइए ये भी कि तो पूछिए आज एमएलए और हमारे एमपी जो को दो कितनी प्रमुख पेंशनें लोग बैठे हैं, मिलती हम हैं? सबसे बड़े अरे लोग। बहुत मोटा माल मैं मिलता कह है रहा सर हूं, हम लोग उनको। राजनीतिक दल लोग। एमएलए एमपी से हम कहाँ लोग तुलना कर रहे हैं राजनीतिक सर? दल लोग। वो तो सर, बहुत हम मोटा लोग पैसा राजनीतिक पीट रहे हैं दल सर। सर हम लोग राजनीतिक दल लोग। अधिकारी बहुत सर, मोटा हम पैसा लोग ब्यूरोक्रेट राजनीतिक पीट दल रहा लोग। है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सरल सर नौकरी करो तो आईएएस बनो बात को बख्शी और नेता साहब की बनना हो तो बात को सांसद आज- और विधायक बनो सर। यही 3 चीज है सर इंडिया में सर। बाकी तो सब सर सबऑर्डिनेट सर्विस है सर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहद दिलचस्प और जानकारी से भरे हुए कार्यक्रम में अपनी अपनी सहभागिता के लिए। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।